वेलकम टू RMS एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है अवयव। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अवयव की परिभाषा क्या है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता अवयव कहलाते हैं। अर्थात परिभाषा में कहा जा रहा है कि वे शब्द जिनमें आप लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर कोई विकार मतलब परिवर्तन नहीं कर सकते, उन्हें आप अवयव कहेंगे। मैं यहाँ जब विकार शब्द आया तो आपको ये भी बताना चाहूँगी कि विकारी और अविकारी दो प्रकार होते हैं, जिनमें विकारी के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी का मतलब होता है कि जहाँ पर लिंग, वचन, पुरुष और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, जबकि अविकारी के अंतर्गत अवयव आता है। अविकारी का अर्थ होता है जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर परिवर्तन न किया जा सके, अर्थात अवयव में विकार नहीं आता, इसलिए यह अविकारी है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द अवयव होते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण से क्लियर करने की कोशिश की है, जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः, इसलिए आदि। ये ऐसे अवयव शब्द हैं जिनमें आप लिंग, वचन, पुरुष और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वचन की बात करें, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग की बात करें, दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो क्या आप इसमें से कोई भी एक शब्द को लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं? आप अगर स्त्रीलिंग के लिए आज शब्द का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग के लिए भी तो ही आप आज का ही प्रयोग करेंगे। इसे आप लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार बदल तो सकते नहीं हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें विकार नहीं आता उन्हें हम अवयव कहते हैं। आप आसानी से किसी भी वाक्य से इन शब्दों को छांट सकते हैं। अवयव के भेद, अवयव के चार भेद बताए गए हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण पे चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण है क्या, तो इसकी परिभाषा से क्लियर करते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो क्रिया क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में जो भी हम लोग कार्य करते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे रहना, सोना, पढ़ना, खाना, पीना, ये सभी क्या है? ये सभी क्रियाएं हैं जो हमारे द्वारा की जाती हैं, और उन क्रियाओं की जो विशेषता बतलाएंगे उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी भेद हैं। क्रिया विशेषण तो अवयव का भेद था, अब क्रिया विशेषण के भेद पे आते हैं। पहला है स्थानवाचक। इसके अंतर्गत आता है स्थितिवाचक और दिशावाचक। नाम से ही क्लियर है, जो स्थान का बोध कराए, मतलब ऐसे अवयव शब्द जो स्थान का बोध कराए। तो स्थान का बोध कराने के लिए स्थिति का बोध होगा और दिशा का बोध होगा। स्थिति के अंतर्गत क्या क्या आएगा? यहाँ, वहाँ, भीतर और बाहर। दिशावाचक के अंतर्गत क्या आएंगे? इधर, उधर, दाएं और बाएं। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ऐसे सब जिनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते लिंग, वचन, पुरुष और कारक के आधार पर, वही अवयव शब्द होते हैं। तो देखिए, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ये ऐसे शब्द हैं जिनका आप परिवर्तन नहीं कर सकते और प्रत्येक स्थिति में ये ऐसे ही प्रयोग किए जाएंगे। तो वाक्य में प्रयोग करके आप इसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे एक छात्र है, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है? तो छात्र बोल सकता है कि मेरी पुस्तक यहाँ मेज पर है, या मेरी पुस्तक वहाँ मेज पर रखी है, या मेरी पुस्तक बैग के भीतर है, मेरी पुस्तक बैग के बाहर है। ये तो स्थितिवाचक रहा। फिर दिशावाचक में देख लेते हैं। मेरी पुस्तक मीरा के इधर रखी है, मेरी पुस्तक उधर रखी है, या मेरी पुस्तक राम के दाएं है, या मेरी पुस्तक मेरे बाएं रखी है। तो ये रहे कुछ प्रयोग। फिर दूसरा है कालवाचक। कालवाचक मतलब जो समय का बोध कराएंगे। इसके अंतर्गत क्या है? समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। तो समयवाचक में कौन कौन से शब्द हैं? आज, कल, अभी, तुरंत। जैसे मुझे कोई कार्य करना है तो मैं बोलूँगी ना, इस कार्य को मैं आज करूँगी,
या इस कार्य को मैं कल करूँगी, इस कार्य को मैं अभी करूँगी, या फिर इस कार्य को मैं तुरंत करूँगी। तो यह समय बता रहा है कि मैं उस कार्य को कब करूँगी। फिर अवधिवाचक है, रात भर, दिन भर, आजकल और नित्य। रमेश रात भर पढ़ता रहा, रमेश दिन भर पढ़ता रहा, रमेश आजकल बहुत पढ़ता है, रमेश नित्य सवेरे उठकर पढ़ता है। तो रमेश कब कब पढ़ता है, यह उसकी अवधि रही। फिर है बारंबारतावाचक, इसके अंतर्गत है हर बार, कई बार और प्रतिदिन। रमेश हर बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, रमेश कई बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुका है, या फिर रमेश प्रतिदिन पढ़ता है। तो यह क्या है, यह पढ़ने की और अनुत्तीर्ण होने की बारंबारता का सूचक है। तो ये रहा कालवाचक, अर्थात कालवाचक के अंतर्गत वे अवयव शब्द आएंगे जो आपको समय, अवधि और बारंबारता का बोध कराएं। फिर तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब कि क्वांटिटी या परिमाण का पता चलेगा, नाम से ही क्लियर है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि किसी भी चीज़ को उसके नाम से क्लियर करने की कोशिश किया करिए, तो आगे की चीज़ अपने आप ही आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आइए देखते हैं परिमाणवाचक के अंतर्गत कौन कौन से अवयव शब्द हैं। पहला इसका है अधिकता बोधक, इसके अंतर्गत अवयव शब्द आएंगे बहुत, खूब, अत्यंत और अति। इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मीरा बहुत सुंदर है, तो उसकी सुंदरता क्या है, बहुत है, यह अधिकता का बोध करा रहा है। अगर हम बोलेंगे मीरा सुंदर है तो सिर्फ सुंदर, लेकिन बहुत लगा रहे हैं तो मतलब अधिक सुंदर होगी वह, तभी तो बहुत लगा रहे हैं, तो अधिकता का बोध है। खूब, मीरा खूब मेहनत करती है, तो मीरा मेहनत करती है लेकिन खूब लगाने से अधिकता का बोध हो रहा है। अत्यंत, रमेश अत्यंत प्रखर बालक है, ठीक है, रमेश प्रखर है लेकिन अत्यंत लगाने से अधिकता बोध हो रहा है। अति, छात्रों ने तो अति ही मचा रखी है, मतलब छात्र कक्षा में बदमाशी कर रहे हैं तो अति लगा देने से अधिकता का बोध हो रहा है। फिर है न्यूनता बोधक, जरा, थोड़ा, किंचित और कुछ, मतलब जिससे कि कम क्वांटिटी का बोध हो वह न्यूनता बोधक होगा। जैसे दाल में जरा सा नमक डालो, या दाल में थोड़ा नमक डालो। किंचित मतलब पैसे को, या किंचित का आप बोल सकते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही किंचित है, ठीक है, मतलब, या फिर कुछ, कुछ मतलब कि कुछ पैसे खर्च किए, राम ने कुछ पैसे खर्च किए, राम ने कितने पैसे खर्च किए, कुछ किए, ठीक है। फिर पर्याप्ति बोधक है, पर्याप्ति बोधक मतलब पर्याप्तता का बोध होगा, जहाँ पर बस, यथेष्ट, काफ़ी और ठीक। जैसे अब बस करो, ठीक है, मतलब बहुत हो गया, आपने बहुत बदमाशी की, अब बस करो, हम लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में से बोलते हैं ना। इसी प्रकार काफ़ी और ठीक भी और यथेष्ट का भी प्रयोग होता है। फिर है तुलना बोधक, दो चीज़ों में तुलना करने के लिए, कम, अधिक, इतना और उतना जैसे अवयव शब्द का प्रयोग होगा। फिर है श्रेणी बोधक, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। अब इनका प्रयोग कैसे आप करेंगे, प्रतियोगिता में प्रतिभागी बारी बारी कर कर आगे आए, राम ने श्याम को तिल तिल करके मारा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा का आप लिखेंगे कि थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो ये रहा श्रेणी बोधक, और ये किसके अंतर्गत है, परिमाणवाचक, मतलब कि जहाँ से, मतलब ऐसे अवयव शब्द जिनसे परिमाण का बोध हो। नाम से क्लियर करने की कोशिश करिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, नाम से क्लियर करने की कोशिश करिए। परिमाणवाचक ऐसे अवयव शब्द जिनसे क्वांटिटी का बोध हो। फिर है आखिरी, चौथा अवयव क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव। रीति मतलब विधि होता है, रीति का मतलब विधि होता है, जो विधि का बोध कराए। इसकी परिभाषा से क्लियर करते हैं, जिन शब्दों से क्रिया के होने की विधि या रीति का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, मतलब जो क्रिया हो रही है किस विधि से हो रही है। उदाहरण देखते हैं कौन कौन से अवयव शब्द हैं। ऐसे, वैसे, कैसे, हाँ जी, यथासंभव, धीरे, अचानक, तो, अवश्य, इसलिए, तक, सा, कदाचित। तो ये रहे कुछ रीतिवाचक अवयव शब्द। इनका वाक्य प्रयोग करते हैं हम। रमेश धीरे धीरे चलता है, रमेश किस विधि से चलता है, धीरे धीरे चलता है। सीता अवश्य गई होगी, सीता गई होगी लेकिन कैसे, अवश्य गई होगी, ठीक है। तो ये रहे रीतिवाचक। अब इनके बाद है संबंध बोधक अवयव। ये तो पहले हमने पढ़ा क्रिया विशेषण अवयव, अब दूसरा अवयव है संबंध बोधक अवयव। इसकी परिभाषा जान लेते हैं।
जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। क्या नाम है इसका? संबंध बोधक, मतलब जो संबंध का बोध कराएगा। किनके भी संबंध का बोध कराएगा? किसी वाक्य में आकर पहले शब्द का दूसरे शब्द से संबंध दिखाएगा। ठीक, जैसे वह दिन भर काम करता रहा, वह दिन भर काम करता रहा। मैं विद्यालय तक गई थी। विद्यालय के आगे एक बस स्टैंड है, तो ये भर तक आगे ये जो शब्द है ये संबंध बोधक अवयव है। ये पहले संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द से संबंध दिखा रहे हैं। अब हम इसके भी प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के 14 प्रकार हैं। 14 प्रकार हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन पे। थोड़ा ये बड़ा है आपको, लेकिन क्लियर हो जाएगा अगर आप परिभाषा अच्छे से समझ लिए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो 14 प्रकार हो चाहे 20 प्रकार हो, आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को कर लेंगे। तो पहला है स्थानवाचक, स्थान का बोध कराएगा। अभी मैंने क्रिया विशेषण में भी आपको ये बताया। तो कौन कौन से अवयव शब्द होंगे? आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने और बाहर। दिशावाचक, आसपास, ओर, तरफ, दायां, बायां, दिशा का बोध कराते हैं शब्द। कालवाचक, पहले, बाद, आगे, पश्चात, अब, तक। साधनवाचक, द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए और मार्फत। उद्देश्यवाचक, लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त। व्यतिरेकवाचक, अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना और रहित। विनिमयवाचक, बदले, एवज, स्थान पर, जगह पर। सादृश्यवाचक, समान, तुल्य, बराबर, योग्य, तरह। विरोधवाचक, विरोध, विरुद्ध, विपरीत, मतलब जो विरोध का सूचक हो। साहचर्यवाचक मतलब साथ, संग, सहित, समेत जैसे अवयव शब्द आएंगे साहचर्य के अंतर्गत। फिर है विषयवाचक, संबंध, विनय, आश्रय, भरोसे। संग्रहवाचक, लगभग, भर, मात्र, तक, अंतर्गत। तुलनावाचक, अपेक्षा, समझ, समान। कारणवाचक, कारण, परेशानी से और मारे। तो ये रहे 14 प्रकार, और उनके अंतर्गत कौन कौन से अवयव शब्द आएंगे उनकी श्रृंखला रही है। लेकिन ये आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि हम कैसे याद करेंगे। कुछ नहीं याद करना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। मैंने क्या कहा? कॉन्सेप्ट बनाना है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्या है परिभाषा? जो अवयव शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं। देखिए अवयव के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा है, मतलब पहला क्रिया विशेषण का एक बार फिर से क्लियर कर दूं, क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव शब्द जो होंगे तो वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आप छाट दीजिएगा। फिर संबंध बोधक, जो संबंध स्थापित करें, ठीक है। ऐसे अवयव शब्द जो संबंध स्थापित करें वहाँ आप संबंध बोधक लगा देंगे। फिर है तीसरा, उसको देखिए फिर क्लियर हो जाएगा कि कौन से अवयव शब्द को किसके अंतर्गत रखना है। तीसरा है समुच्चय बोधक, नाम से क्लियर है समुच्चय। इसकी परिभाषा है दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अवयव कहे जाते हैं। देखिए क्रिया विशेषण में क्या था? क्रिया की विशेषता बताने वाले। संबंध बोधक में क्या था कि वाक्य में पहले संज्ञा शब्द का संबंध दूसरे शब्द से स्थापित करने के लिए जिन शब्दों को ऐड करेंगे, ठीक। और समुच्चय बोधक में क्या डिफरेंस है संबंध और समुच्चय में? समुच्चय में यह डिफरेंस है कि यहाँ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन अवयव शब्द का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ दो वाक्य आपस में जोड़े जाएंगे, तो आप इस तरह डिफरेंस कर सकते हैं। संबंध में एक ही वाक्य में पहले वाक्य और दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित किया जाएगा, और समुच्चय बोधक में दो वाक्यों को जोड़ा जाएगा। तो कौन से वो वाक्य होंगे? देखिए एक उदाहरण मैंने दिया है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज निकला पहला वाक्य हो गया, फिर पक्षी बोलने लगे दूसरा वाक्य होगा। इसको जोड़ने के लिए यहाँ और जो है वह समुच्चय बोधक अवयव है, ठीक है। अब इसके भी प्रकार हैं, दो प्रकार हैं समुच्चय बोधक अवयव के। पहला समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। समानाधिकरण नाम से क्लियर हो रहा है, तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक समान स्थिति वाले शब्दों, ठीक है, समान अधिकार रखने वाले शब्द, नाम से क्लियर। देखिए समान धन अधिकरण, समान अधिकार रखने वाले शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं।
जैसे तुम्हारा यह काम हो जाएगा किंतु कठिनाई है। ठीक है, तुम्हारा यह काम हो जाएगा किंतु कठिनाई, यहाँ पे जो किंतु है वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव शब्द है। अब हम इसके भी उपभेद जान लेते हैं, तो हमें उपभेद से पता चल जाएगा कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत कौन कौन से अवयव शब्द आते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा विरोध दर्शक और चौथा है परिणाम दर्शक। तो संयोजक के लिए मतलब जोड़ने के लिए दो वाक्यों को किसका किसका प्रयोग करेंगे हम, और, व, एवं, तथा का। ठीक। फिर विभाजक है दो वाक्यों को अलग करने के लिए, या, वा, अथवा, किंबा, नहीं, तो। फिर है विरोध दर्शक, विरोध दर्शाने के लिए, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, वरन। देखिए ऊपर जो उदाहरण है उसमें क्या बोला गया, तुम्हारा काम हो जाएगा किंतु कठिनाई है। तो कठिनाई जब उत्पन्न हो गई काम को पूरा करने में तो विरोध आया ना, बाधा उत्पन्न हुई, इसलिए यहाँ किंतु का प्रयोग है। फिर है परिणाम दर्शक, इसलिए, अतः, अतएव। तो ये रहा परिणाम का बोध कराने वाला। फिर हम आते हैं दूसरे समुच्चय बोधक अवयव पर, जो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले अवयव व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि राम दौड़कर जाता तो उसे बचा लेता। ठीक है, यहाँ पर यदि तो जो जुड़ा है, यदि राम जो दौड़कर जाता तो उसे बचा लेता, तो यदि तो जो है इस वाक्य में वह व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव शब्द है। कैसे है, इसके भी चार उपभेद हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कौन कौन से शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। पहला है कारणवाचक, कारण बताने के लिए क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि जैसे अवयव शब्दों का प्रयोग होता है। फिर है उद्देश्यवाचक, कि, जो, ताकि। संकेतवाचक, जो, तो, यदि तो, यद्यपि, तथापि। देखिए यदि तो आया ना, तो ये संकेतवाचक के अंतर्गत है। फिर है स्वरूपवाचक, कि, जो, अर्थात, यानी। तो ये रहा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम आते हैं चौथे और आखिरी अवयव के भेद पर, जो है विस्मयादि बोधक। ये बहुत ही आसान है। विस्मयादि बोधक से तो आप सभी लोग परिचय होंगे, मतलब विस्मय आप लोग जानते हैं ना, जहाँ पर हम हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे अपनी मनोदशा या भावों को प्रकट करते हैं, या जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह विस्मयादि होते हैं या विस्मय वाले शब्द होते हैं। तो परिभाषा से क्लियर करते हैं एक बार। जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे हाय वह चला, वह चल बसा, या वह चल गया भी आप बोल सकते हैं। तो हाय वह चल बसा, तो कोई व्यक्ति है मर गया, मुझे किसी के थ्रू पता चल रहा है कि वह मर चुके हैं, तो मैं आश्चर्य, मेरे अंदर आश्चर्य का भाव उत्पन्न होगा, तो मैं क्या बोलूँगी, हाय वह चल बसा। तो हाय जो है यहाँ पर मेरे अंदर के शोक के भाव को प्रदर्शित कर रहा है और इसका वाक्य से कोई भी संबंध नहीं है। इस अवयव के भी निम्न उपभेद हैं। हर्षबोधक, खुशी जाहिर करने के लिए, और आप अच्छे से देख सकते हैं कि विस्मयादि का या विस्मय का जो चिन्ह होता है, जिन वाक्य बात लगा है, तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि हाँ देखिए ये विस्मय का चिन्ह यहाँ लगा, तो इसलिए यह विस्मय का ही शब्द है। हर्षबोधक, वाह, आह, धन्य और शाबाश। शोक का बोध कराने के लिए हाय, आह, त्राही त्राही। आश्चर्यबोधक, क्या, ओहो, है। स्वीकार बोधक, हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक। अनुमोदन बोधक, ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। मतलब कोई हमसे कोई कार्य बोल रहा है तो उसके अनुमोदन में मतलब हम बोलते हैं ना कि ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ। या फ़ोन पे हम बात करते हैं, दूसरा पर्सन दूसरे साइड से बोलता है तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोग बोलते हैं ना कि ठीक ठीक, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसे बोलते हैं। तो ये कौन से शब्द हैं, अनुमोदन बोधक। तिरस्कार बोधक, छी, हट, धिक और दुर। संबोधन बोधक, अरे, रे, अजी, हे, अहो, मतलब किसी को संबोधित करने वाले शब्द। तो ये रहा विस्मयादि बोधक अवयव। अब इन चार भेदों के बाद एक निपात है जो अवयव के अंतर्गत नहीं रखा गया, लेकिन इसे भी पढ़ना जरूरी है, तो आइए पढ़ लेते हैं। ये शुद्ध अवयव नहीं होते, ठीक है, इसलिए इनको नहीं रखा गया भेद के अंतर्गत। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपात वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
निपात उस शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं जिनको वे विशिष्टता या बल प्रदान करते हैं। मतलब ये शुद्ध अवयव नहीं है, इनमें लिंग वचन के आधार पर हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मतलब जिस शब्द या शब्द समूह के मतलब जिसमें गहन भाव प्रकट करना हो वहाँ हम निपात का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण से क्लियर करते हैं। मोहन ने ही मुझे मारा है, तो ही जो है देखिए गहनता प्रकट कर रहा है इस वाक्य को। हम यह भी तो बोल सकते थे कि मोहन ने मुझे मारा है, लेकिन ही लगा देने से देखिए वाक्य में गहनता प्रकट हो रही है। राम ने भी उसका साथ दिया, ठीक है, भी लगने से देखिए क्या हो रहा है, वाक्य में गहनता आ रही है। मोहन माफ़ी नहीं मांगेगा तो ही भी तो जो है यह निपात है। यह यहाँ पर गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। और इसकी पहचान कैसे हम करेंगे? ही भी तो तक भर सिर्फ केवल जैसे शब्द जहाँ लगे होंगे वह निपात होंगे। तो ये रहा आपका अवयव। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अवयव के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा। पहला हमारा था इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, ठीक है। अवयव के 4 भेद थे। पहला क्रिया विशेषण था, क्रिया विशेषण के भी 4 उपभेद हमने पढ़े। फिर संबंध बोधक, उसके भी उपभेद पढ़े। फिर समुच्चय बोधक, उसके भी उपभेद। फिर विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार हमने अवयव के भेद और उसके उपभेद के द्वारा यहाँ पर ये क्लियर करने की कोशिश की है कि अवयव के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी सेंटेंस दिया रहे उसमें से अगर हमें अवयव शब्द छांटना हो तो हम आसानी से छांट लेंगे। आपको ऊपरी तौर पर बस यह दिमाग में रखना है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक और पुरुष के आधार पर परिवर्तन नहीं हो सकता, और वे शब्द कैसे होंगे? क्रिया की विशेषता बताने वाले होंगे, 2 वाक्यों को जोड़ने वाले होंगे, वाक्य के अंतर्गत पहले शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करने वाले होंगे और विस्मय प्रदर्शित करने वाले होंगे। और इसके बाद एक एक्स्ट्रा था निपात। निपात गहनता प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। ही भी तो जैसे शब्द निपात के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि अवयव क्या है और उसके कितने भेद हैं। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है कि अविकारी कौन है, मतलब निम्नलिखित में से अविकारी कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और चौथा ऑप्शन होगा अवयव। तो आप जानते हैं कि अवयव में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह अविकारी है। तो आप वहाँ पर अवयव को सही मानेंगे। या पर कोई आपको कोई वाक्य दे देगा, उसमें से छांटना होगा कि क्रिया विशेषण शब्द इसमें से कौन है। हाँ, तो मुझे जितने भी अवयव शब्द जहाँ भी मिले मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। कभी कभी हम 1 नंबर या 2 नंबर से सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ को हल्के में ना लेते हुए उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और ट्रिक के पीछे ज़्यादा ना भागें, क्योंकि हर चीज़ की ट्रिक नहीं हो सकती। ट्रिक केवल कुछ ही चीज़ों की बन सकती है। तो जिन चीज़ों की ट्रिक बन जाती है वो आप क्लियर कर लें, तो जिनकी नहीं बनती उनको कॉन्सेप्ट के द्वारा क्लियर करने की कोशिश करिए। आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।